सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी। देखो भाई, सेम सेम बाइकें हैं आज अपने पास, MT-15 और N250। सेम सेम सिर्फ आपको ये आगे से देखने में लग रही होगी, पर इसके अंदर इतने सारे चेंजेस जब से हुए ना भाई, अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ये लॉन्च हुई है। लोग इतनी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि भाई MT-15 लेना सही है या नहीं है। हम अब MT-15 को लेने जा रहे थे, हमने बुकिंग कैंसिल कर दी है। इतने सारे क्वेश्चन और इतनी सारी क्वारी आ गई ना भाई MT-15 और N250 को लेके, तो मेरी मजबूरी हो गई कि मैं आज आप लोगों को क्लैरिफाई करूं कि आप लोगों को 2024 में इन दोनों गाड़ियों के बीच में से कौन सी गाड़ी पिकअप करनी चाहिए और कौन सी गाड़ी को लेफ्ट आउट करना चाहिए। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. एक तरफ खड़ी है बजाज की अपनी N250, जिसने मार्केट में बहुत ज़्यादा तहलका मचा रखा है और बहुत ज़्यादा डिमांड में भी आजकल ये गाड़ी रह रही है। और यहीं अपने साइड में खड़ी है यामाहा की MT-15, जो अपनी सेगमेंट किलर है। 150 सीसी में मुझे नहीं लगता कि इसके आसपास भी कोई गाड़ी भटक सकती है, तो इसीलिए लोग कंपैरिजन भी करते हैं या बहुत लोग कंपेयर भी करते हैं इन दोनों गाड़ियों को, क्योंकि लुक्स वगैरह जो है ना ऑलमोस्ट आगे से दिखने में एकदम सिमिलर है। और प्राइस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि लुक्स वगैरह तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले अपनी बजट या अपनी जेब देखी जाती है कि क्या हमारा बजट अलाउ करता है इन गाड़ियों को लेना या नहीं लेना। तो अगर आपका बजट 2 लाख के आसपास है या इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ये दोनों गाड़ी आप लोगों को मिल जाती हैं। पर इस गाड़ी की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 1,84,000 की आपको ये ऑन रोड दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगी। और इसकी बात करूं भाई, सबको पता है ये जब से मार्केट में आई है थोड़ी सी ओवर प्राइस ही है और हर साल इसके प्राइस बढ़ते जाते हैं। और आज की अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूं MT-15 की, तो ये पड़ती है हमें 2,60,000 रुपये की। तो पहला डिफरेंस देख लो भाई, कितना अच्छा खासा डिफरेंस जा रहा है, सीधा सीधा 25 से 28,000 के बीच में डिफरेंस जो है आप लोगों को प्राइस का देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों को लुक्स का। लुक्स इसके थोड़े से बल्की हैं, उसके थोड़े से स्किनी है। बाकी अगर फेस वगैरह की बात करूँ ना, यहाँ से देखो आप MT-15 और जब ये N250 लॉन्च हुई थी ना, लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा भी मचाया कि ये भाई MT-15 की कॉपी है, MT-15 की कॉपी है। चलो भाई कॉपी ही सही, जैसी भी चीज़ें सही, मॉडर्न ज़माने के नए लुक मिल रही हैं, DRLs मिल रही हैं, हेडलाइट आप लोगों को बढ़िया मिल रही है और आगे का फेस वगैरह। और अब तो जब से नया वाला लॉन्च हुआ है ना, ये स्टिकर वगैरह गोल्डन इसके क्या नाम है सस्पेंशन हो गए भाई, देखने में बहुत ज़्यादा स्वाद आ रहा है। और जो ग्राफिक्स पे खेला है ना, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ एक बार, ये जो N250 लिखा हुआ है ना 3D में, ये बहुत ज़्यादा ये शानदार लगता है, जो मैरून कलर में ये लिखा हुआ है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला कलर भी। और इसका जो दूसरा कलर है ब्लैक वाला, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसकी बात करूँ, देखो जो लोग स्किनी से है ना थोड़े, या जो लोग MT-15 के लवर हैं, उनको तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो भाई डेफिनेटली अच्छी गाड़ी के लवर हैं, गाड़ी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लुक्स में मुझे नहीं लगता कि इसके आसपास भी 150 सीसी में या आसपास के सेगमेंट में भी नेकेड बाइक में कोई इसको लुक्स में बीट कर सकता है, क्योंकि सुपर बाइक वाले मतलब MT-09 वाले, MT-07 वाले इसके लुक्स हैं। एक बार मैं की ऑन कर देता हूँ, ये देखो इसके DRL आप लोगों को ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों के जो फेस है ना, वो थोड़ा बहुत थंडर वाला सेम देखने के लिए मिलेगा दोनों गाड़ियों का। बाकी लुक्स में ये आप लोगों को थोड़ी बल्की मिलने वाली है, ये थोड़ी सी इसकी नहीं मिलने वाली है। तीसरे रीज़न की बात करें, वो आता है भाई पावर का। पैसा हमने बता दिया, लुक्स हमने बता दिए, दिखने दिखाने में गाड़ी कैसी है। अब आ जाते हैं भाई इंजन पे कि इंजन किसका ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये एयर कूल्ड इंजन है, लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है N250 का। और BHP की बात करूं तो 25 की BHP और 21 का न्यूटन मीटर टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। इस वाली गाड़ी में आपको मिलता है भाई 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन। इसके अंदर आपको ऑयल कूल इंजन मिल रहा था, इसके अंदर आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड इंजन। पर साथ ही साथ इसके अंदर BHP की बात करूं तो 18 की BHP मिल जाती है और 14 का NM देखने के लिए मिल जाता है। पावर का जो है दोनों गाड़ियों में अच्छा खासा डिफरेंस है। जब ये चीज़ें आप रोड पे चलाओगे ना, हाईवेज पे चलाओगे, तब आपको पावर की नीड होती है। पावर से रिलेटेड मैं एक MT-15 पे एक टिप्पणी देना चाहता हूँ, मैं अपनी हर वीडियोज़ में भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं यामाहा ऑनर हूँ, सेम इंजन चलाता हूँ और MT-15 भी मैंने कई बार चलाई है, पहाड़ों में भी चलाई है, नॉर्मल भी चलाई है। इसके साथ अगर पिलियन बैठ जाता है ना, या कोई हैवी लगेज आपने बांध लिया या कोई ऐसा हैवी सामान रख लिया इस गाड़ी के ऊपर, इस गाड़ी की पावर हो जाती है भाई निहायती बेकार। तो उस चीज़ पे देखना, VVA टेक्नोलॉजी है, गाड़ी अच्छा रेव लिमिट तक जाती है, गाड़ी अच्छी पुश करती है, बहुत अच्छा लगती है। पर अगर आप सोचो कि N250 को बीट कर देगी पावर में, तो ऐसा नहीं है। इस पर आप पिलियन बिठाओ, आप टूरिंग करो, आप इस पर लगेज बांधो, आप इस पर हैवी सामान रख के कम्यूटिंग करो या कुछ भी करो, इसकी पावर में कोई ड्रॉप आउट नहीं आने वाला। पहली चीज़ ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हाँ यार, जब हम इतने पैसे दे रहे हैं, तकरीबन 2 लाख रुपए अच्छी खासी रकम होती है, और वो देने के बाद अगर हम पिलियन के साथ चल रहे हैं और कोई ढलान आ गई, तो वहाँ गाड़ी ने दम तोड़ दिया, ऐसे लग रहा है जैसे बैटरी स्कूटी चला रहे हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी सी निराशाजनक लगती है। और इसकी पीछे वाली सीट भी ना, ये देखो,
कितनी छोटी है, बहुत अनोइंग सी ये सीट है। अगर पीछे पिलियन बैठ जाता है ना, अगर मेरे जैसा बंदा है तो आराम से 2 इजीली इस पे बैठ जाते हैं। अगर कोई नित्तू जैसा या कोई हैवी पर्सन इस पे बैठता है जिसका थोड़ा सा टमी बाहर है, तो 2 लोग आराम से नहीं बैठ सकते इस गाड़ी पे। पर इस गाड़ी के अंदर ये देखो अच्छी खासी खासी चौड़ी सीटें हैं, जिसकी कुशनिंग भी MT-15 से फार बेटर है। और अगर आप इसके साथ पिलियन बैठा लो, चाहे हैवी लगेज बांध लो, चाहे साथ ही साथ आप एक 2 मोटे लोग बैठा दो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनके थोड़े से टमी बाहर है, जो थोड़े से ज़्यादा जगह कवर करते हैं, तो उन लोगों को भी कोई कंफर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो कंफर्टेबल N250 ज़्यादा है कंपेयर टू MT-15। चीज़ और हमें देखनी होती है कि चलो हमने प्राइस भी बता दिया, लुक्स भी बता दिए, कंफर्ट भी बता दिया, पावर भी बता दी। अब आता है कॉन्फिडेंस पे कि कॉन्फिडेंस किस गाड़ी में कितना बढ़िया मिलता है। क्योंकि हाईवेज पे जब हम चलते हैं ना, तो गाड़ी का कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे वो ब्रेकिंग को लेके हो, चाहे वो टायर को लेके हो, चाहे वो सस्पेंशन को लेके हो। क्योंकि अगर हमें कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं आएगा ना, तो गाड़ी की पावर का क्या चार डालेंगे। इसके अंदर आते थे भाई पहले पहले छोटे छोटे टायर आते थे। अब इसके अंदर टायर जो है पूरे के पूरे अपग्रेड कर दिए। पहले इसके अंदर 100 सेक्शन का टायर आया करता था, जिसको चेंज करके कंपनी ने MRF का 110 सेक्शन का कर दिया। पर इसके अंदर MT-15 के अंदर अभी भी 100 सेक्शन का टायर है। अगर आगे वाले टायरों को कंपेयर करेंगे तो वो टायर आपको बड़ा देखने के लिए मिलने वाला है। सस्पेंशन की बात करें तो पहले N250 के अंदर टेलीस्कोपिक आया करते थे, अब आ गए USD। दोनों गाड़ियों के अंदर ही USD सस्पेंशन है। तो सस्पेंशनों को लेके कोई भी आपको दोनों गाड़ियों में 19-20 का फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सस्पेंशन दोनों गाड़ियों के बहुत ज़्यादा अच्छे कर दिए। सस्पेंशन में कोई बदलाव नहीं है या कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है जो आगे के टायरों में। प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप सोचो मैं डिस्क प्लेट के बारे में बात करूं, वो चीज़ें बात करूं, उस पर भी करूंगा, पर प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, स्पेक्स पे नहीं जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों का क्या काम है और वो एक्चुअल में वर्क करती है या नहीं करती। अब आगे वाला हमने टायर बताया, इसके अंदर भाई कंपनी ने, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कंपनी कभी भी इस गाड़ी के अंदर टायर अपग्रेड करेगी, वो भी बजाज। भाई सोचो हम RS के इतने दीवाने हैं, RS का कितना तगड़ा फैन बेस है, NS का कितना तगड़ा फैन बेस है। उस पे लोगों कहते कहते थक गए टायर बदल दो, कभी नहीं बदले। N250 में भाई पता नहीं क्या हुआ, 3-4 सालों के अंदर टायर अपग्रेड कर दिया, 140 सेक्शन का कर दिया। पर हाँ, MT-15 के अंदर भी 140 सेक्शन का टायर है, पर दोनों टायरों में एक चीज़ कॉमन नहीं है, वो है भाई गाड़ी के टायर का रेडियल होना। इस गाड़ी के अंदर आपको रेडियल टायर देखने के लिए मिलता है, इस गाड़ी के अंदर आपको नॉन रेडियल टायर देखने के लिए मिलता है। अब मैं बात करूं दोनों गाड़ियों के टायर के फीडबैक की, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं राइड रिव्यू डालूंगा, वो चीज़ आप लोग जरूर देखना। पर मैं बता देता था छोटा सा ब्रीफ में कि दोनों गाड़ियों के टायर का अगर फीडबैक आप लेना चाहते हो, तो रोड पे चलने के लिए, थोड़ा बहुत लीन करने के लिए, भगाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए बढ़िया है। पर अगर कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं तो आपको इसमें थोड़ा सा, इस वाले टायर में, क्योंकि ये रेडियल है, तो थोड़ा सा ज़्यादा फीडबैक आपको 19-20 का मिल जाता है। कह सकते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर पावर ज़्यादा है और टायर नॉन रेडियल है, तो ये चीज़ें भी मेरे को शायद फेस हो गई हो, इस वजह से हो सकता है। वरना भाई इसकी तो पावर भी कम है, ऊपर से टायर भी बड़े बड़े और रेडियल हैं, तो इस पावर के हिसाब से ये वाले रेडियल टायर बेस्ट है। नेक्स्ट चीज़ के अगर बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको ब्रेकिंग का भी देखने के लिए मिलेगा। ब्रेकिंग में देखो नॉर्मल अगर स्पेक्स पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंसेस में भी देखने के लिए मिलेंगी, सिमिलर भी देखने के लिए मिलेंगी। और पर अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ ना, क्योंकि मैंने दोनों गाड़ी को राइड रिव्यू भी लिया है, राइड भी करी है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर फीडबैक मेरे से जानना चाहोगे आज के टाइम पर गाड़ी का, तो इस गाड़ी का फीडबैक आपको ब्रेकिंग को लेकर ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है कंपेयर टू MT-15। क्योंकि इसकी जो आगे वाला डिस्क साइज है या पीछे वाला डिस्क साइज है, ये थोड़ा सा छोटा है। माइलेज वगैरह की या टैंक की मैं बात करूँ, क्योंकि टैंक इसका 14 लीटर का मिलता है, उसका आपको मिलता है 10 लीटर का। पर ये चीज़ें ना कहीं कवर अप भी हो जाती हैं, क्योंकि वो गाड़ी आपको 45 प्लस का माइलेज देती है, ये गाड़ी आपको 35 के आसपास का माइलेज देती है, मतलब 4 लीटर फालतू तेल आता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कवर अप भी हो जाती हैं। तो वो चीज़ें आप लोग देख लेना भैया गाड़ी के अंदर फीचर क्या क्या हैं। हमें कॉन्फिडेंस भी मिल गया, हमें सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिल गई, प्राइस भी आप लोगों ने बता दिया। फीचर क्या क्या है, फीचर भाई ऑलमोस्ट अगर आप उंगलियों पे गिनोगे ना तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। पर मैं छोटा सा कंपेयर करके बता देता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर भी आता है, डिजिटल मीटर इस गाड़ी के अंदर भी आता है, डिजिटल मीटर इस गाड़ी के अंदर भी आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस गाड़ी के अंदर भी आती है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस गाड़ी के अंदर भी आती है। इस गाड़ी के अंदर एक ऐसी चीज़ आती है जो अपनी MT-15 के अंदर नहीं आती भैया, वो है भाई इसके अंदर राइडिंग मोड्स। इसके अंदर रोड मोड हो गया, ऑफ रोड मोड हो गया, रेन मोड हो गया, जिसकी वजह से मतलब आप ऑफ रोड वगैरह मोड पे लगा के चलाते हो तो आपको स्विचेबल ABS मिल जाता है। सिर्फ KTM देती थी ये गाड़ी और हस्कवर्ना देती थी स्विचेबल ABS का ऑप्शन, कि आप अपने पीछे वाले ABS को ऑफ करके आप ऑफ रोडिंग वगैरह स्किट वगैरह कर सकते हो। पर MT-15 में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये वाला फीचर MT-15 में नहीं है। और अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, वो चीज़ें सारी बताती है। मैं आप लोगों को एक बार मीटर भी ऑन करके दिखाता हूँ दोनों गाड़ियों का एक्चुअल में ऑन कैसे होता है। N250 का कुछ इस तरीके से होता है। काम की आपको सारी चीज़ें मिलेंगी A to Z, आपको जो भी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी देखनी हो, डिस्टेंस टू एम्प्टी देखना हो, A to Z, RPM हो गई, टाइम हो गया, ऑन टाइम माइलेज हो गई, A to Z आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिलेगी आपको इस गाड़ी के अंदर फीचर के नाम पे, वो है भाई चार्जिंग पोर्ट।
USB चार्जिंग पोर्ट। आप छोटी मोटी एक्सेसरीज आराम से इजीली इस गाड़ी से चार्ज कर सकते हैं। पर MT-15 में भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मॉडल ओल्ड वाली MT-15 है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो स्विच क्वालिटी है वो चेंज हो गई है। मैं आपको स्क्रीन पे फोटो लग रही होगी, मैं दिखा दूंगा फोटो के द्वारा कि यहाँ पे स्विच क्वालिटी कैसी हो गई है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर हैजार्ड भी आ गया, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा चलते चलते। मीटर कुछ इस तरीके से चालू होता है। इसके अंदर भी काम की सारी चीजें आती हैं। VVA टेक्नोलॉजी हो गई, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, ऑन टाइम माइलेज हो गई, RPM हो गए, फ्यूल इफिशिएंसी हो गई, कितनी माइलेज दे रही है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मीटर में पता चल जाती है। आप यहाँ से सिलेक्ट करके, यहाँ से रीसेट करके सारी चीज़ें कर सकते हो। दोनों गाड़ियों के अंदर क्विक शिफ्टर जैसी कोई भी फीचर नहीं आता। स्लीपर क्लच दोनों ही गाड़ियों में आता है। और बाकी जो चलाने वाली चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको राइड रिव्यू में अच्छे से बता पाऊंगा कि चलाने में एग्जैक्ट में क्या है। वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शायद देखने के लिए भी मिल जाए। पर एक यार मेरे को बहुत दुख लगा इस बात का कि कंपनी ने सारी चीज़ें दे दी। ये देखो पल्सर भी यहाँ पे 3D में लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता और किसी ब्रांड के यहाँ पे ऐसे 3D में ऐसे बैजिंग बनी आती है इतने कम प्राइस में। सारी चीज़ें कंपनी ने दे दी। इसका एग्जॉस्ट नोट भी मैं लगे हाथ सुना देता हूँ, जिससे आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया भी हो जाए। बहुत बेसिक सा साउंड है, पर कंपनी ने इसके अंदर यार 5 गियर क्यों दिए? एक गियर प्लस कर सकती थी कंपनी। पता नहीं भाई कंपनी ने 6 गियर क्यों नहीं दिए, या शायद अपकमिंग वाली जो N250 है उसके अंदर इसमें 6 गियर आ जाएं, या जो भी सारी चीज़ें। 6 गियर की कमी आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर हमेशा खलेगी अगर आप हाईवेज पे चल रहे हो। सिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि टॉर्क बहुत बढ़िया है, पावर बहुत बढ़िया है, और सिटी में आप टॉप स्पीड पे चाह के भी नहीं जा सकते। पर हाईवेज पे मुझे लगता है डेफिनेटली इंजन बहुत ज़्यादा नीड मांगेगा इस चीज़ की कि यार इस गाड़ी के अंदर 6 गियर होते ना तो मज़ा आ जाता है यार। तो 6 गियर की कमी आप लोगों को खलेगी। और वाइब्रेशन और हीटिंग इसी को मैं बता देता हूँ। ये गाड़ी का ना इंजन थोड़ा सा बड़ा है, उस गाड़ी के अंदर 5 गियर है ना, तो हाई RPM पे जाके या टॉप स्पीड पे के आसपास जब आप लोग पहुँचोगे ना, तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। और हीटिंग इशू 200 सीसी से ऊपर आप जिस गाड़ी में जाते हो तो ऑलमोस्ट थोड़ा ना थोड़ा दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है वहाँ पे आपको हीटिंग इशू देखने के लिए मिल जाता है। पर इस गाड़ी के अंदर हीटिंग इशू नहीं है, बहुत ना के बराबर हीटिंग इशू है। जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है तब इसका रेडिएटर फैन चालू होता है और गर्म गर्म हवा फेंकता है थोड़ी बहुत, वरना बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटा सा इंजन है यार, कहाँ इतना कुछ करेगा। लायबिलिटी के मामले में तो यामाहा ऑलवेज किंग है, इसलिए वाइब्रेशन जैसी कोई शिकायत आप लोगों को इस गाड़ी में तो नहीं मिलने वाली। बजाज की गाड़ी है तो थोड़ी बहुत मिनिमल सी हो, चाहे 1% हो चाहे 2% हो, 19-20 करके आप लोगों को उसके अंदर तो ये चीज़ें देखने के लिए कि चीज़ें जो मैंने छोड़ दी है ना, उन चीज़ों को ये मत सोचना कि मैं लेट गो कर चुका हूँ। वो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। बस एक चीज़ ऐड ऑन करके बता देता हूँ कि इस गाड़ी को आप शॉर्ट राइडर आराम से ईजिली चला पाओगे और उसको भी चला पाओगे। पर जो सीट हाइट है ना आपके, इसमें ज़्यादा पैर आ पाएंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इसकी 795 mm की सीट हाइट है, इसकी है भाई 810 mm। ये देखो आप मेरे पैरों से ही अंदाज़ा लगा पाओगे कि मेरे पैर कितने आ रहे हैं इस पर। तो ये थोड़ी सी ऊंची है, वो थोड़ी सी नीची है। वो 162 kg की है, ये 141 kg की है। वेट का भी अच्छा खासा डिफरेंस है। हाईवेज पे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है इस गाड़ी का कि आराम से मैं इसको लेके चल रहा हूँ, गाड़ी रोड से चिपक के चल रही है। पर इसका एक छोटा सा घाटा ये भी हो सकता है कि आगे पीछे करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इस वेट में होने वाली है। और इस गाड़ी का लाइट वेट होने का एक फ़ायदा ये भी, आप किसी भी कंडीशन में कहीं भी अचानक से शार्प टर्न भी ले सकते हो, कहीं से भी झटके से निकल सकते हो, वो सारी चीज़ें इसके साथ मनोवर ईजिली कर सकते हो। और बाकी दिखने दिखाने में ऑलमोस्ट गाड़ी सारी सेम है। और ये कुछ चेंजेस है भैया, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी लो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में इस दोनों का गाड़ी का राइड रिव्यू डालूंगा, तो वो चीज़ चेकआउट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।